स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास लेखक जिनेंद्र कुमार के संसार में उतर रहे हैं जी। और इसकी वजह एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो हमारे एक श्रोता की तरफ से आया। अच्छा। उन्होंने जिनेंद्र जी के एक उपन्यास नया जीवन के बारे में पूछा था। हाँ, और ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर कर गया। हमने उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको खंगाला, जैसे परख, सुनीता। हाँ, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, लेकिन नया जीवन नाम से कोई सीधा उपन्यास नहीं मिला। हो सकता है ये किसी दुर्लभ कहानी का शीर्षक हो, या शायद किसी और उपन्यास के भाव को ही नया जीवन कहा गया हो। बिल्कुल, लेकिन इस खोज ने एक बहुत अच्छी चीज की। क्या? इसने हमें उनके एक ऐसे उपन्यास तक पहुंचाया जो शायद आज उतना चर्चित नहीं है, लेकिन बेहद गहरा और मार्मिक है। नाम है सुखदा। हाँ, सुखदा, जो 1942 में प्रकाशित हुआ। और ये उपन्यास एक तरह से देखें तो नया जीवन की तलाश की कहानी ही तो है। और यही जिनेंद्र जी की खासियत है, वो कहानी नहीं बताते, वो किरदार के मन के अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल। उस दौर में जब ज्यादातर कहानियां घटनाओं पर, सामाजिक सुधारों पर आधारित थीं, जिनेंद्र जी ने किरदारों के आंतरिक द्वंद्व को, उनके मन के तूफान को कहानी का हीरो बना दिया। तो चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरते हैं। हमारा मिशन है सुखदा की कहानी के जरिए ये समझना कि प्रेम, त्याग और सुख की परिभाषा क्या है, और क्यों 80 साल पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमारे मन में खटकती है। बिल्कुल। तो कहानी की नायिका है सुखदा। नाम का मतलब है सुख देने वाली। लेकिन विडंबना देखिए, उसकी अपनी जिंदगी में सुख कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। नहीं है। वो 25-26 साल की एक पढ़ी लिखी सुंदर महिला है जो एक स्कूल में पढ़ाकर घर का खर्च चलाती है। और उसका पति है कांत। कांत दिल का बुरा नहीं है, ईमानदार है, सुखदा से प्रेम भी करता है, लेकिन वो बेरोजगार है। और यही बेरोजगारी उसके वजूद पर एक बोझ बन गई है। वो दोनों एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, जहां हर महीने के खर्च की चिंता बनी रहती है। यहाँ मुझे एक बात समझनी है। उस दौर में ऐसी कहानियां तो बहुत थीं, जहां गरीबी थी, संघर्ष था। तो फिर इस रिश्ते में जिनेंद्र जी ने क्या अलग दिखाया? बहुत अच्छा सवाल है। अलग ये है कि जिनेंद्र जी गरीबी को सिर्फ एक बाहरी परिस्थिति की तरह नहीं दिखाते हैं। अच्छा। वो दिखाते हैं कि ये गरीबी कांत के मन पर क्या असर कर रही है, उसके मनोविज्ञान पर। हाँ, कांत की हीन भावना सिर्फ बेरोजगारी से नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच से आती है जहां पुरुष की पहचान सिर्फ उसके कमाने से होती है। सही बात है। जब वो इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता, तो वो अपनी ही नजर में छोटा हो जाता है। वो सुखदा के प्रेम को भी शक की नजर से देखने लगता है कि वो उस पे तरस खा रही है। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो उस पर बस तरस खा रही है। मतलब असली लड़ाई बाहर पैसों की नहीं, बल्कि कांत के अंदर उसके स्वाभिमान की चल रही है। वही। और सुखदा इस सब के बीच में फंसी हुई है। बिल्कुल। और सुखदा का प्रेम बहुत गहरा है, बिना शर्त वाला है। वो कांत को उसके टूटे हुए रूप में भी स्वीकार करती है। लेकिन उसका यही प्रेम और समर्पण कांत को और छोटा महसूस कराता है। उनके बीच प्यार है, पर एक खामोश तनाव भी है, एक घुटन है। तो एक तरफ प्यार है, पर दूसरी तरफ घुटन और एक ठहराव भी है। ऐसे में क्या कोई चीज इस समीकरण को बदलती है? हाँ, बदलती है। और वो बदलाव आता है एक तीसरे किरदार के आने से। ओके। रमेश, सुखदा का पुराना दोस्त। रमेश कहानी में कांत के ठीक उलट एक किरदार बन के आता है। अच्छा, तो क्या वो एक टिपिकल अमीर हीरो है जो हीरोइन को बचाने आया है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। रमेश अब एक बड़ा और सफल आदमी है। उसके पास पैसा, रुतबा, शान और शौकत, वो सब कुछ है जो कांत के पास नहीं है। वो सुखदा को इस संघर्ष भरी जिंदगी में देखकर द्रवित हो जाता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। क्या? वो कहता है, सुखदा, तू ये सब क्यों सह रही है? मेरे साथ आ, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। यहाँ पर कहानी एक क्लासिक लव ट्रायंगल की तरह लग रही है। हाँ। एक गरीब स्वाभिमानी पति और एक अमीर सफल प्रेमी। देखने में तो ये एक लव ट्रायंगल ही है, लेकिन जिनेंद्र जी की कलम इसे एक दार्शनिक सवाल में बदल देती है। कैसे? ये सिर्फ दो पुरुषों के बीच का चुनाव नहीं है, ये दो जीवन दर्शनों का चुनाव है। अच्छा। रमेश सिर्फ पैसे का प्रतीक नहीं है, वो भौतिक सुख, आराम और बाहरी दुनिया की सफलता का प्रतीक है। वो उस नए जीवन का वादा है जिसकी तलाश हर कोई करता है। और कांत आत्मिक संघर्ष, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है।
उसके साथ दुख है, पीड़ा है, लेकिन एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है। तो अब सुखदा के सामने सवाल ये नहीं है कि वो कांत को चुने या रमेश को। नहीं। सवाल ये है कि वो कर्तव्य के रास्ते पर चले या व्यक्तिगत सुख की इच्छा को पूरा करे। बिल्कुल। जैनेंद्र जी यही समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। सुखदा जो कांत से इतना गहरा प्रेम करती है, वो रमेश के प्रस्ताव पर विचार भी क्यों करती है? क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? ये कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की निशानी है। जैनेंद्र जी अपने किरदारों को देवी देवता नहीं बनाते, उन्हें इंसान रहने देते हैं। मतलब? सोचिए, सुखदा दिन रात मेहनत करती है, घर की चिंता करती है, पति के ताने सुनती है। सालों के इस संघर्ष ने उसे थका दिया है। हाँ, ये तो है। रमेश का प्रस्ताव उस थके हुए मन के लिए एक आसान रास्ते जैसा है। एक पल के लिए ही सही, उसे लगता है कि शायद एक ऐसी भी जिंदगी हो सकती है जहां कोई चिंता ना हो, कोई संघर्ष ना हो। तो ये उसके प्यार की परीक्षा नहीं है? नहीं, ये उसके धैर्य की परीक्षा है। मतलब ये एक आंतरिक तूफान की शुरुआत है। बिल्कुल। और रमेश इस तूफान को और हवा देता है। कैसे? वो उसे चिट्ठियां लिखता है, मिलने के लिए बुलाता है और लगातार उस पर एक भावनात्मक दबाव डालता है। और सुखदा? सुखदा बाहर से सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज टूट रही होती है। और क्या कांत को इस बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, धीरे धीरे उसे शक होने लगता है। उसे लगता है कि सुखदा बदल गई है, वो उससे कुछ छिपा रही है। और फिर एक रात वो सीधा सवाल पूछ लेता है, क्या तू मुझसे ऊब गई है? और यहीं शायद सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, ये सवाल उस बांध को तोड़ देता है जिसे सुखदा ने इतने दिनों से बना रखा था। वो बता देती है सब। वो रोते हुए उसे सब सच बता देती है। रमेश के बारे में, उसके प्रस्ताव के बारे में और अपने मन में चल रही कश्मकश के बारे में भी। ये जानने के बाद कांत की प्रतिक्रिया क्या होती है? एक पति के तौर पर ये उसके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। वो पूरी तरह टूट जाता है। एक पुरुष के तौर पर, एक पति के तौर पर उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो जाता है। लेकिन उस टूटे हुए पल में वो एक ऐसी बात कहता है जो कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। क्या कहता है वो? वो कहता है, जा, अगर तेरा सुख वहां है तो चली जा, मैं तुझे बांधना नहीं चाहता। कांत उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन क्या ये सच में उसकी उदारता है या अपने टूटे हुए अहंकार से बचने का एक तरीका? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। एक नजर में ये एक महान त्याग लगता है। हाँ, कि वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे आजाद कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो जैनेंद्र जी इशारा कर रहे हैं कि शायद ये कांत का अपना अपराध बोध है जो उसे ये कहने पर मजबूर कर रहा है। अपराध बोध? उसे लगता है कि वो सुखदा को कोई सुख नहीं दे पाया, इसलिए अब उसे रोकने का भी उसे कोई हक नहीं है। वो उसे रोककर खुद को और छोटा महसूस नहीं करना चाहता। तो सुखदा क्या करती है? क्या वो इस आजादी को स्वीकार कर लेती है? नहीं, वो नहीं जा पाती। उसका दिल उसे जाने नहीं देता। उसे लगता है कि अगर वो चली गई तो कांत पूरी तरह से बिखर जाएगा, शायद जिंदा भी ना बचे। उसका प्रेम उसकी जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाता है। वो रमेश को मना कर देती है। तो रमेश चला जाता है? बाहरी दुनिया में रमेश उसकी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन वो सुखदा के मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या होता अगर। ठीक यही। बाहरी तूफान तो थम गया, लेकिन जो तूफान उसके अंदर शुरू हुआ था वो अब कभी शांत नहीं होता। वो हर पल इसी कश्मकश में जीती है कि उसने सही किया या गलत। हाँ, क्या उसने प्रेम को चुना या सिर्फ एक जिम्मेदारी को? और इस लगातार चल रहे मानसिक तनाव का असर उसके शरीर पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। धीरे धीरे सुखदा बीमार रहने लगती है। अच्छा। डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस चिंता और तनाव उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और इसी बीच कहानी में एक और विडंबना सामने आती है। कांत को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अच्छा, तो जिस भौतिक सुख की कमी उनके रिश्ते में तनाव की जड़ थी, वो अब दूर हो गई। हाँ, घर के आर्थिक हालात सुधरने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं। जिस चीज के लिए वो दोनों इतना संघर्ष कर रहे थे वो अब उनके पास थी। लेकिन जैनेंद्र जी यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या बाहरी सुख सुविधाएं मन के घावों को भर सकती हैं? और कहानी के हिसाब से शायद नहीं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है सुखदा के लिए। हाँ, सुखदा का शरीर और मन दोनों जवाब दे चुके होते हैं। वो हर रात बस यही सोचती रहती, प्रेम का मतलब क्या है? सुख देना या चुपचाप दुख सहते रहना? और कहानी का अंत कैसे होता है? अंत बहुत ही शांत और दुखद है। एक सुबह सुखदा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। हाँ, जैसे उसे इस कश्मकश से, इस द्वंद्व से आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। और कांत अकेला रह जाता है। घर में पैसा है, नौकरी है, लेकिन सुखदा नहीं है। उफ। और तब उसे एहसास होता है कि उसने सुखदा को कभी समझा ही नहीं। उसने उसके प्रेम को तो देखा, लेकिन उसके त्याग के पीछे के दर्द को, उसके मन के तूफान को
वो कभी नहीं समझ पाया। और उपन्यास यहीं खत्म हो जाता है? उपन्यास इसी सवाल के साथ खत्म होता है, सुख क्या है? वो जो हमें मिल जाए या वो जिसे हम किसी और के लिए त्याग दें? तो सुखदा की कहानी एक स्त्री के मन के गहरे द्वंद्व, प्रेम में त्याग की सीमा और सुख की असल परिभाषा को हमारे सामने रखती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सुखदा ने जो किया वो सही था या गलत। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कोई आसान जवाब है ही नहीं, और यही जनेंद्र कुमार की खूबी है। वो जवाब नहीं देते, वो सही सवाल पूछते हैं। सही बात है। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और सामाजिक दबावों का एक आईना है। सुखदा का संघर्ष आज भी कई रूपों में समाज में मौजूद है ना? हाँ, जहां औरत से त्याग और समर्पण की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं और खुशियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये सवाल भी कि सुख और प्रेम का रिश्ता क्या है। हाँ, और ये सवाल जिनेंद्र जी के साहित्य का केंद्र है। वो हमेशा भौतिक सुख और आत्मिक शांति के बीच का तनाव दिखाते हैं। सुखदा का अंत एक तरह से इसी दर्शन को दिखाता है कि बाहरी सुख सुविधा मिलने के बाद भी मन की शांति के बिना सब व्यर्थ है। तो सुखदा की कहानी हमें त्याग में सुख खोजने का एक पक्ष तो दिखाती है, पर क्या हमेशा त्याग ही प्रेम का अंतिम और सर्वोच्च रूप होता है? या कभी-कभी अपने सुख को, अपनी खुशी को चुनना भी उतना ही जरूरी है, उतना ही जायज है। जिनेंद्र कुमार हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देते हैं। सुखदा ने अपने कर्तव्य को चुनकर शायद कांत को जीवन दान दे दिया, लेकिन खुद अपनी जिंदगी खो दी। तो क्या ये जीत थी या हार? हाँ, यही सवाल है, और इसी सवाल पर सोचने के लिए आज हम सबको छोड़ते हैं।